अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 5 इश्यूज़ पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल नापसंदीदा करार, और दूसरा इशू गंडापुर की एक नई धमकी, तीसरा इशू तीफ़ी बट के बहनोई को किसने कत्ल किया, बड़ी हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं। और चौथा इशू जो है वो व्हाट्सएप पर इलेक्शन कराए गए हैं, इसके बारे में इंकशाफ हुआ है और ये पाकिस्तान में कराए गए हैं। किस जगह पर कराए गए हैं वो आपको हम बताएंगे। और पांचवा इशू कि एक इंटेलिजेंस चीफ की रुखसती की इतलात हैं, उनमें कितनी सदाकत है। तो ये 5 इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। और बात का आगाज़ करने से पहले आपको रिमाइंडर कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो आज ईद मिलादुन्नबी है और ये मुबारक दिन है, आप ये काम कर सकते हैं और टली भी ऑन कर सकते हैं। तो नाजरीन, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आज जो एक सबसे गर्मा गर्म ख़बर है वो एक रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हो रही थी पेशावर में, और उस जगह पे जो अफ़गान कौंसल जनरल के लोग हैं उनको भी बुलाया गया था। और तकरीब का जब आगाज़ हुआ तो उसका आगाज़ जो है वो तिलावत कलाम पाक के बाद उधर जो कौमी तराना पढ़ा गया और सब लोग कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो गए, सवाए जो कौंसल जनरल से आए हुए लोग थे, जो उनके कौंसल जनरल थे और उनके साथ एक और साथी थे। वो बैठ के तो उस टाइम भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। और इस चीज़ को सब ने बड़ा नोट किया है। और कोई भी मुल्क जब अपने कोई सफारतकार को भेजता है तो एक तो ये है कि वो उसके अपने मुल्क के सफ़ीर भी होते हैं, और दूसरा वहाँ के जो कवानीन होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, नाम्स होते हैं, उनको उनकी पाबंदी भी करते हैं। और ये बड़ी एक चीज़ अजीब नागवार गुजरी है, बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी है। अली मीन गंडापुर जो नई नई रिश्तेदारी करना चाह रहे थे तालिबान के साथ, उनको भी मेरे ख्याल इस पर काफ़ी एक उनके लिए एक ये सेटबैक है। बाय द वे अली मीन गंडापुर जो है वो भी उस तकरीब में शामिल थे। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि कोई बलूचिस्तान में एक तकरीब थी जिसमें कोई एक बलूच लड़का जब कौमी तराना पढ़ा गया तो सब लोग खड़े हो गए, वो खड़ा नहीं हुआ। और इस चीज़ को जो सरफराज बुगटी हैं, जो चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, उन्होंने बड़ा सख्ती से नोट किया। उन्होंने उसको पूछा, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो इस कमरे से बाहर चले जाएं। और वो लड़के को उन्होंने कमरे से बाहर निकाल दिया। उस लड़के ने बाद में उनसे माजरत भी की। वो गालबन कोई जर्नलिस्ट था, कोई लोग कह रहे थे कि वो जर्नलिस्ट है, मैं कोई मज़ीद तफसीलात चेक नहीं कर सका, लेकिन ये इंतहाई ऑफेंसिव किस्म की हरकत है और हमें इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और नहीं तो कम अज़ कम अपना एक जो प्रोटेस्ट है वो ज़रूर कन्वे करना चाहिए। क्या हम उनको नापसंदीदा शख्स करार दे सकते हैं? आई डोंट नो। लेकिन उनकी इस जेस्चर से वो अब पाकिस्तानी जिधर जिधर उनको देख रहे हैं वो उनको एक नापसंदीदा शख्स करार दे रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड ये है कि गंडापुर से रिलेटेड एक और ख़बर कि जो उन्होंने आइनी तरमीम के हवाले से कहा जी कि मैं ये पास नहीं होने दूंगा या हम ये पास नहीं होने देंगे, और पता नहीं जमहूरियत पे क्या उधर कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रहा है। और एक तरफ उन्होंने ये बयान दिया और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के आरफ अलवी जो कि साबिक़ सदर पाकिस्तान भी हैं, वो सलमान अकरम राजा के साथ मिल के तो मौलाना फजल रहमान के पास पहुँचे हुए हैं और उधर जाके जो मुशावरत कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं कि क्या इसमें कौन सी बातें गलत हैं या कौन सी ठीक हैं। मौलाना के हवाले से मैंने कल आपको बताया था कि उनको कोई एक दो चीज़ों पर कोई एतराज़ है, और कोई ख़ास एतराज़ वो भी नहीं है। तो वो अगर निकाल दिया जाए तो वो राज़ी हो जाएंगे। अब क्या वो पीटीआई के साथ चलने को तैयार होंगे? पीटीआई के साथ उनका अलायंस ज़रूर है, लेकिन पीटीआई उनका फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अगर वो पीटीआई के साथ चलते हैं तो जो उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है केपी में वो ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा उनको वो पीटीआई के ज़िद के तौर पे एक पार्टी अपना वजूद रखना चाहेंगे, ना कि सिर्फ यह है कि वो अपने आप को पीटीआई में ज़म करना चाहेंगे या अपनी शनाख्त पर कंप्रोमाइज़ करना चाहेंगे। तो लिहाजा वो एक ख़ास हद से ज़्यादा वो पीटीआई के साथ नहीं चलेंगे और ना ही उनकी सारी बातों पर गौर करेंगे। बाकी वो लोग उनसे मिलते मिलाते हैं और हुकूमत के लोग जो हैं वो भी मिलना शुरू हो गए हैं। अब जो बिलावल हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और मोहसिन नकवी को ज़रा उन्होंने बैक पे कर दिया है। मोहसिन नकवी वैसे तो बड़े एक 30 मारहा बनते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इस तरह के मामलात में उनमें कोई ज़्यादा एक पैगाम रसानी से ज़्यादा
वो कोई उनकी कोई ज़्यादा कोई क्रीडेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है कि कोई बहुत अच्छे किस्म के नेगोशिएटर हैं। एनीवे तो मेरा ख्याल है कि ये मामला आगे, ये तरमीम वाला मामला चल तो पड़ा है, आगे ये तरमीम होगी, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये होगी। इसमें कुछ देर लग सकती है लेकिन ये होनी है, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस टाइम हुकूमत के लिए भी ये एक ज़िद वाला मामला बन गया है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि उस पर क्या कोई क्या प्रोग्रेस होती है। आगे जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो तीफ़ी भट्ट के हवाले से है। तीफ़ी भट्ट के जो बहनोई हैं जावेद भट्ट, उनको कुछ अर्सा पहले कोई नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था और उनके बारे में इतलात आ गई हैं कि वो किसने कत्ल किया है। जो पुलिस की इतलात हैं, उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा है उनमें एक का नाम अज़हर है और दूसरे का नाम इलियास है। ये लोग मुबैना तौर पे एक आरफ भट्टी है उसके साथ अटैच थे। उसके ज़रिए जो अमीर मुसब हैं उनके साथ राब्ते में थे, जो अमीर बलाज का छोटा भाई और टीपू ट्रकों वाले का बेटा। तो अमीर मुसब के साथ ये राब्ते में थे। आरिफ भट्टी जो है वो इनका एक फ़ैमिली का एक मुलाज़म भी है, यानी कि इनका एक बड़ा एक करीबी एक बड़ा वफ़ादार किस्म का मुलाज़म समझा जाता है। और ये बंदे जो हैं आगे ये उसके साथ वाबस्ता थे, और ये को पहले को डकैती की वारदातों में भी इन पर कोई FIRs हुई थी। अब यह है कि इनसे जो रिकॉर्ड मिला है, अब मैं उसकी बात करता हूँ। उसमें उन्होंने बताया है, और जो उन्होंने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें बताई हैं बकौल लाहौर पुलिस के कोई इमरान किश्वर साहब हैं DIG ऑपरेशन, वो इस सारे ऑपरेशन को हैंडल कर रहे थे। और जो इतलात आई हैं वो ये है कि इनको 5-5 लाख रुपया दिया गया था कि आप कत्ल करें और ये मर्डर करना है, और जब आप इस टास्क में कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद आपको 5-5 मरले वाला एक, यानी कि 5 मरला घर स्कीम भी एक उन्होंने तैयार की हुई थी कि वो आप कत्ल करेंगे तो उसके बाद आपको ये घर भी दिए जाएंगे। अब ये लोग गिरफ़्तार हुए हैं और उनका जो फ़ोन रिकॉर्ड है वो भी पुलिस को मिल गया, और वो कहते हैं कि हमारे पास शवाहिद हैं कि अमीर मसहब के साथ वो राब्ते में थे पहले भी और बाद में भी, कत्ल करने के बाद भी उनके फ़ोन पर उसके साथ अमीर मसहब के साथ राब्ते में वो थे। तो इससे अब क्या साबित हुआ कि अमीर मसहब जो है उसने ये कत्ल कराए हैं, यानी कि अपने जो भाई है उसका बदला लेने के लिए, या उसकी फ़ैमिली के और भी लोग हैं। और पिछले दिनों उसने अपना एक कोई वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कराया है जिसमें उसने कहा कि मेरे दादा को भी इसी ने कत्ल कराया, तीफ़ी भट्ट ने, मेरे बाप को भी इसी ने कत्ल कराया, मेरे भाई को भी इसने कत्ल कराया। और साथ वो एविडेंस ये दे रहा था कि उस केस में जो लोग जो मुलज़म गिरफ़्तार हैं आप उनसे जाके पूछें, उनके इतराफ़ी बयानात मौजूद हैं। अब यह है कि अगर उनके इतराफ़ी बयानात मौजूद हैं और तीफ़ी भट्ट जो है वो अभी तक जेल में नहीं है, तो क्या अमीर मसहब जो है वो जेल में जाएगा? तो मुश्किल है, यानी कि बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा इस पे। होता क्या है, मैंने फिर इस हवाले से पुलिस वालों से भी पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर तीफ़ी भट्ट पर जो है उसकी भी एविडेंस थी कि तीफ़ी भट्ट के कहने पर किया गया है, उन्होंने कहा जी थी। तो मैंने कहा कि तीफ़ी भट्ट भी अभी तक आज़ाद है। तो उन्होंने कहा कि असल में होता ही है कि इस मामले में जो PPC है, जो लॉ है, उसकी जो क्लाज अप्लाई होती है जो एक शरीक जो अबेटमेंट की, कि ये मशवरे में शामिल थे, वो है 109, और वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की क्लाज नहीं है। उसमें कोई एक चलान वगैरह होता है लेकिन बाद में लोग छूट जाते हैं, यानी कि कोई ऐसा उन पर क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कत्ल नहीं किया होता, सारा जो मुद्दा है वो जो डायरेक्ट कत्ल करने वाले हैं उन पर आता है। तो तीफ़ी भट्ट जो है वो भी पहले इतने अगर मुबैना तौर पे अगर उसने ही कराए हैं पहले लोगों को, तो और उसकी एविडेंस भी है कि वो इस सारे अमल में शरीक था, तो लेकिन जो कातिल हैं वो सारी बात उन पर है। तो इस केस में भी अमीर मसहब जो है वो ऑलरेडी मुल्क से बाहर है। जब उसने ये मामला करवाया तो वो ख़ुद पाकिस्तान से जा चुका था। तो अब यह है कि वो भी मेरे ख्याल अगर आएगा तो वो केस होगा। आई डोंट थिंक कि कोई ये बात आगे बढ़ेगी। अब जो है नहीं कि अब व्हाट्सएप पर इलेक्शन के हवाले से एक जो मैं आपसे ज़िक्र किया था कि व्हाट्सएप पर इलेक्शन कैसे हुए और किधर हुए, तो उसके हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग लेकिन बड़ी अफसोसनाक स्टोरी भी है, और वो है पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के हवाले से। पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन को जो उनकी आजकल एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई हुई है, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है फ़ुटबॉल की, FIFA, उन्होंने, और उसकी वजह यह है कि फ़ुटबॉल में जो हमारी असल में अक्सर जो फेडरेशन हैं उनके मामला ज़्यादा सियासत की नज़र होते हैं और ख्वाबे चलते हैं, ओवरऑल जो एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी पर इतना फोकस नहीं होता। तो उन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई हुई थी जिसमें इन्होंने जो मुख्तलिफ इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो सारा डिज़ाल्व किया था और नए सिरे से इलेक्शन होने थे।
अब यह है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनके हवाले से अभी एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा जी कि आपके हवाले से काफ़ी शिकायत आ रही हैं, जो आपकी ड्यूटी में शामिल था काम, आप उससे हट के बाकी और कामों में मुलव्वस हुए हैं। बेसिकली इनकी ड्यूटी ये थी कि जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उसके डेली अफेयर्स उनको रन करना है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का अमल और स्क्रूटनी का अमल, जितने भी क्लब हैं पाकिस्तान में उनकी रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनी करनी है कि जो पहले मौजूद हैं वो ठीक हैं, काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा आपने करना है एक ड्राफ्ट बनाना है और उसको रेटिफाई करना है, जो इलेक्टोरल कोड है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, उसके हवाले से। इसके अलावा आपने इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके बाद फिर आपने सूबे लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। और इसके अलावा आपने जो न्यू एक जो और जो नई पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके लिए आपने इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इनके हवाले से कंप्लेन आई है कि जो एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग्स होती है उसमें पहली बात तो यह है कि उधर कौन लोग शरीक हो सकते हैं, यानी कि बेसिकली क्लब्स की उधर नुमाइंदगी होती है। अब जो कौन से क्लब शरीक हो सकते हैं उसके लिए ज़रूरी है, यानी कि उधर वोट करने के लिए ज़रूरी है एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग में कि जो क्लब शरीक हों उनकी जो मैचेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट लीग चैम्पियनशिप के और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैम्पियनशिप के, उनके जो मैचेस हैं उधर से उनको उसमें कोई इनकी क्लब्स की जिन क्लब्स की पार्टिसिपेशन 90% होगी वो उनमें एनुअल जनरल बॉडी की जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके हवाले से उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि आपके हवाले से शिकायत आ रही हैं कि जो क्लब ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, आपने उनको भी एनुअल जनरल बॉडी की जो मीटिंग हुई है उसमें जो वोट डालने का आपने राइट दिया है, तो इसके बारे में अपनी हमें वजाहत दें। अच्छा, जो उससे भी एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि उधर डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन है उन्हीं की इलेक्शन की बुनियाद पे आगे फिर जो प्रोविंशियल लेवल पे जो फ़ुटबॉल एसोसिएशन हैं उनके इलेक्शन होने थे। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं, वो उधर उन्होंने कराए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, जो कि एक बड़ा एक अजीब किस्म का एक इन्होंने हरकत की है। पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो चाहे हमारे नेशनल इलेक्शन हो या चाहे ये फेडरेशन के हों या कोई और जगह पे होते मशकूक ही हैं, अक्सर पता नहीं हमें इलेक्शन राज नहीं आते। तो ये अजीब मामला है। इसके हवाले से फ़ुटबॉल फेडरेशन को उन्होंने ये एक शोकाज नोटिस भेजा, उनको टाइम दिया, फिर अब एक उन्होंने फॉलो अप भेजा है। उन्होंने कहा कि आपने अभी तक इस पर जो आपसे हम तवक्को कर रहे थे कि आप जवाब देंगे, आपने जवाब नहीं दिया, हम आप जो है इस पर मज़ीद एक्शन लेंगे। तो नाज़रीन, ये बड़ी एक ओवरऑल अफसोसनाक बात है। आपको पता है पहले हमने कोई एक दिन हॉकी के हवाले से भी बात की थी कि बाहर इन्होंने जाना है कोई उधर कोई जो एशियन चैम्पियनशिप में उधर चाइना में जाना था, और पहले शोर मचा के हम जो है यानी कि हमें तो कोई टिकट्स भी नहीं दिए जा रहे। लेकिन जो डिटेल्स आई उन्होंने इनको कहा कि आपने कितने लोग लेकर जाने हैं, उनका कोई डिटेल्स हमें प्रोवाइड करें, तो इन्होंने कोई फहरिस्त इनिशियली प्रोवाइड नहीं की। बाद में उन्होंने कहा कि हमारा फ़लाँ एक ट्रैवल एजेंट है उससे आप जाके तो टिकट्स ले रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, टिकट्स हमने पहले ले लिए हैं। तो हम बाद में जो इन्होंने कोई अपनी को बजट की कैलकुलेशन की हुई थी उस पर भी उनको इतराज़ था। वो इन्होंने को 50% इनका बजट कम किया गया, को 5 करोड़ मांग रहे थे, 5 करोड़ प्लस को $60,000 जी के उथे जनाब, को डॉलर शालर भी होने चाहिए जिन्हें को ज़रूरत पै जाती है। तो वो इनके उन्होंने कोई आधे किए जी कि आपकी इतनी ज़रूरत नहीं बनती। फिर इनके बंदे जो हैं कोई 27-28 बंदे लेकर जा रहे थे, वो इन्होंने कोई 19-20 उनके किए। तो बाद में मेरी कोई जो नए हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इसको चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान में आप जो भी केस उठा लेना, प्रॉब्लम हर जगह पे पाए जाते हैं। और काश के हर अदारे को अच्छे लोग मिल जाएं और वो बाकी पूरे पाकिस्तान का ठेका लेने की बजाय अगर उसी का अपने अदारे का ही काम कर लें तो वो काफ़ी होता है। हर अदारे में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो बड़ा ख़तरनाक है। तो ज़रा अपना वो है एक हमारे इंटेलिजेंस चीफ़ है, उनके हवाले से है कि इंटेलिजेंस चीफ़ जो है
उनकी ट्रांसफ़र उनकी रुखसती की खबरें आ रही थी बेसिकली, कि जी वो अब जा रहे हैं, उनकी छुट्टी हो रही है। और ये मामला जो है ये तकरीबन कोई 2-3 हफ़्तों से कोई इस तरह की ख़बरें चलती आ रही थी, और मैं भी इसके हवाले से चेक करता रहा ओवर द टाइम। लेकिन यह है कि मैंने आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया। आई थाट कि चीज़ें को मैच्योर हो जाएं तो आप लोगों को भी एतमाद में लूँ। अभी भी कोई आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पे चल रही होती हैं। अब यह है कि कल परसों मैं देख रहा था कि वो जो चीफ़ साहब हैं उनकी को बेटी की शादी हो रही है, तो उसके हवाले से कोई व्हाट्सएप जो है वो सर्कुलेट कर रहे थे कि जो है उनकी फ़लाँ के बेटे के साथ शादी हो रही है, कि फ़लाँ बंदा जो है कि एक एक्स पीटीआई का है, और बेसिकली वो जिनके बेटे के साथ हो रही है वो भी कोई सर्विस से रिटायर्ड है, तो वो लड़का जो है वो भी मेरे हले सर्विस में है। तो उनके हवाले से चल रहा था जी कि आज जो है ये नई बात चल पड़ी। अच्छा, ये जो है इसका कोई ताल्लुक इनकी इनकी रुखसती के साथ क्या है, यानी कि मैं असल में उस वजह से मुझे लगा कि रोज़ाना जो कोई चीज़ चलती है तो मैं बताऊं, इस पर मैं भी बात करूं। अच्छा, अब ये है कि इनके हवाले से ये बात चल रही है कि ये इस महीने जा रहे हैं, ठीक है। कई लोगों का ख्याल है जी कि जो एक काउंटर आर्गूमेंट आता है वो ये आता है जी कि ये बातें तो काफ़ी देर से हम सुन रहे हैं, तो पता नहीं इस महीने जाते हैं या नहीं जाते। तो फिर जो है उसके बाद ये बात आई, बेसिकली ये इस महीने के शुरू से ये बात चल रही है। फिर ये आई जी कि इन्होंने तो चले जाना था, तो ये अभी गए नहीं हैं। अब उसके बाद एक और बात आई, उन्होंने कहा जी कि असल में उनकी बेटी की शादी होनी है, और जो तय ये हुआ है कि वो उसके बाद जाएंगे। अब ये मैं जो आपको पहले बताया ना कि व्हाट्सएप पर जो चीज़ें चल रही थी कि उनकी बेटी की शादी, तो मैंने इसलिए वो मुझे इससे रिलेटेड रेलिवेंट बात लगी, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अब ये है कि उनकी बेटी की शादी का जिक्र आ गया जी कि वो यानी कि वो उसके बाद जाना है। अच्छा, इस पर भी कोई बातें शुरू हो गई जी कि वो कहते हैं कि मैं जब एक सर्विस में हूँ तो उस दौरान शादी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर जो है और को मज़ीद ये पता चला कि बेसिकली जो उनकी रिटायरमेंट डेट है वो भी कोई 22-23 को आ रही है, मेरे हले जो इस महीने की 22 को रिटायरमेंट डेट है। अब इसका भी एक जवाबी एक यानी कि काउंटर आर्गूमेंट ये है कि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, वो तो एक्सटेंशन पर हैं। लेकिन फिर साथ ये भी बात आती है जी कि वो एक्सटेंशन पर तो हैं, लेकिन उनको एक्सटेंशन जो है वो साल की दी हुई है, अगरचे इस पर भी तो रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैं इस पर बात करना क्यों नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसमें जो है ना हर इन्फॉर्मेशन की एक काउंटर इन्फॉर्मेशन भी आती है, तो इस पर भी दो राय हैं। उसमें दूसरी राय ये है, एक तो ये है कि उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी, लेकिन इसमें एक जो काउंटर इन्फॉर्मेशन है या काउंटर आर्गूमेंट है वो ये है कि नहीं, उनको जो एक्सटेंशन मिली थी वो टिल फर्दर आर्डर की मिली थी, कि उसमें ये जिक्र नहीं था कि उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर वो इस महीने जा रहे हैं तो ये प्लाजिबिलिटी बनती है कि उनका अगर कोई 1 साल कंप्लीट हो रहा था, तो अब ये है कि उनकी रुखसती की तैयारी उस हवाले से हो रही है कि वो अब चले जाएंगे और उनकी जगह पर एक नए चीफ़ आ जाएंगे। उसके बाद उनकी क्या पॉलिसी होगी, और ये चीज़ें हम आने वाले टाइम पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो इतलात हैं वो यही हैं कि इस महीने के हवाले से कि वो कोई चेंज ऑफ द गार्ड हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, और इस पर हम आपको अपडेट रखेंगे, और कोई चीज़ें हो सकता है कि हमारे से पहले आपको पता चल जाए, कुछ जो है नहीं कि हम आपको बताएंगे। तो नाजरीन, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।